वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज 2025 के अभी तक 9 टेस्ट हो गए थे कंप्लीट। ये है टेस्ट नंबर 10 और इसमें 25 प्रश्न हैं इंडियन पॉलिटी के हम देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 से लगभग हमने सभी सब्जेक्ट को साथ में कवर किया है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आपको बेनिफिट देगी जो भी आरओ एआरओ का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, जो मार्च में होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पोर्टफोलियो या विभाग प्रणाली की शुरुआत की? लिटन कर्जन कैनिंग के रप्पन। पोर्टफोलियो या विभाग प्रणाली की शुरुआत की थी लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय को परिषद में अधिक सुविधाजनक प्रशासन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो या विभाग प्रणाली को मान्यता दी। तो सी करेक्ट हो गया। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और उसे अपने विभाग या विभागों के मामले पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। फुल टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय आपात के संबंध में सही है, यानी नेशनल इमरजेंसी? आपातकाल की उद्घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 3 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। लोकसभा जो है वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द कर सकती है क्या? या लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द किया जाना चाहिए? देखिए, पहला वाला जो है वो गलत है। यहाँ 3 महीने की जगह 1 महीने होना चाहिए। दूसरा वाला ठीक है और सही है। पूछा तो केवल डी इसका सही हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि पहला वाला गलत है। देखिए, राष्ट्र आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 3 महीना बहुत लंबा समय है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है, ये भी याद रखिएगा। और इसके प्रत्येक 6 महीने के लिए प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसकी निरंतरता को अस्वीकार करने का प्रस्ताव करती है तो आपातकाल को अवश्य ही रद्द किया जाना चाहिए। दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। और ये जितने पॉइंट हैं सब इंपॉर्टेंट है, इन पर स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जा सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाने लगा। नंबर 4, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? देखिए, मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, तो जहां जहां 10 है उसको हटा दीजिए। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां भी है इसका आंसर। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना यानी प्रियम्बल या अंग्रेजी में उद्देशिका, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई होगी तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किया गया होगा। संविधान के शेष प्रावधान या प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान में इसके प्रारंभ की तिथि कहा गया है और इसे गणतंत्र
दिवस के रूप में माना जाता है, ठीक है, जो हर साल आता है 26 जनवरी को, इंग्लिश में रिपब्लिक डे। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। यहाँ स्टेटमेंट बनाकर पूछा है, ABCD में भी पूछा जा सकता है। ये करेक्ट है दूसरा, पहला वाला गलत है, सिंह नहीं बल्कि हाथी को। देखिए, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया था, तो गलत है पहला वाला कथन। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। उन्होंने प्रवाहमयी इटैलिक शैली में मूल संविधान अपने हाथों में लिखा था, अपने हाथों से लिखा था। मूल संस्करण के साज सज्जा का जो काम है वो नंदलाल बोस और व्योहर राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। व्योहर राम मनोहर सिन्हा ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखित मूल प्रस्तावना का अलंकरण किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? एग्जाम में पूछ लिया था कौन कौन से साधारण बहुमत के द्वारा या विधेयक के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, कौन कौन से विशेष बहुमत के द्वारा। तो मूल अधिकार जो हैं और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत वो तो विशेष बहुमत से ही संशोधित होंगे, साधारण बहुमत से नहीं। साधारण बहुमत से नए राज्यों का प्रवेश अथवा उनकी स्थापना, राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद में गणपूर्ति भी साधारण बहुमत से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4। जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत संसद विशेष बहुमत से विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत दो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जिन्हें विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। लेकिन संशोधन जो है वो संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत होना चाहिए। संसद में गणपूर्ति, नए राज्यों का प्रवेश अथवा उनकी स्थापना, राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या निर्माण में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा। क्वेश्चन नंबर 7, कोहेलो मामला किससे संबंधित है? कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामला था। ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। सी है इसका आंसर। IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामला 2007 का भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ऊपर था मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन, फिर 10वीं जोड़ी गई होगी, फिर 11वीं बाद में जोड़ी गई, फिर 12वीं बाद में जोड़ी गई। और 1 से 12 तक में क्या क्या है वो सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, पता होना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 5 या 5 से अधिक राज्यों में राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय दलों को चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए मान्यता चाहिए तो 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ 4 होना चाहिए, इसने गलत है पहला स्टेटमेंट। 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, दोनों के दोनों गलत हैं। तो सी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि वे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। एक मान्यता प्राप्त दल, चाहे वे राष्ट्रीय स्तर का हो या राज्य स्तर का, को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे दल के प्रतीकों का आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान और मतदाता सूची तक पहुंच। और इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, न कि 20।
तो दोनों के दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 233 में राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी मामलों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। देखिए गलत हैं दोनों के दोनों, मतलब वैसे तो लाइनें सही हैं लेकिन अनुच्छेद ये 249 यहाँ होना चाहिए और ये 233 यहाँ होना चाहिए, तो कोई भी सही नहीं है। डी है इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में, किसमें? 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के से संबंधित है। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 249 जो है संसद को राज्य सूची के मामलों पर भी कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, वैसे तो केंद्र सरकार केंद्र सूची पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची पर बनाती है, संपत्ति सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के मामलों पर भी कानून बनाने की शक्ति देता है, बशर्ते इसके लिए आगे भी है, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करें कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तब संसद बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में असम राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था। 371 में क्या? 371 ए में क्या, बी में क्या, सी में, डी में क्या? ए में तो नागालैंड है, बी में असम है, सी में मणिपुर है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है ये, और ये संबंधित विशेष प्रावधान है, जैसे कि 371 ए में नागालैंड है, 371 बी में असम है, 371 सी में मणिपुर है और 371 डी में आंध्र प्रदेश है। शुरू के 3-4 तो याद ही होने चाहिए, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष सुमेलित नहीं है यहाँ पर? प्रक्रिया संबंधी नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकारों पर उपसमिति जेबी कृपलानी, संघ संविधान जीबी मावलंकर, प्रांतीय संविधान वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया संबंधी नियम राजेंद्र प्रसाद सही है, मौलिक अधिकारों पर उपसमिति जेबी कृपलानी सही है, प्रांतीय संविधान वल्लभ भाई पटेल सही है, संघ संविधान जीबी मावलंकर ये गलत है, सी वाला। ठीक है, जीबी मावलंकर की जगह होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों पर उपसमिति जेबी कृपलानी, प्रक्रिया नियम संबंधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? 323 के ए में है, ये कई बार प्रश्न बना है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका मतलब है कि संशोधन हुआ है, बाद में जोड़ा गया। देखिए, ट्रिब्यूनल अंग्रेजी में, हिंदी में अधिकरण एक अर्धन्यायिक संस्था है जो प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की गई है। यह विवादों के निपटान, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, मौजूदा निर्णय की समीक्षा करने जैसे विविध कार्य करता है। अधिकरण जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में इनको शामिल किया गया, यानी बाद में जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, 323 का ए, 323 का बी। 323 के इसमें ए में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, 323 का बी अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। 13वां प्रश्न, दो स्टेटमेंट वाला। वर्ष 1809 में सबसे पहले नॉर्वे के द्वारा लोकपाल संस्था की स्थापना की गई थी। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त वैधानिक निकाय हैं क्या? वैधानिक है, संवैधानिक है? वैधानिक ही हैं सबसे पहले, नॉर्वे नहीं, गलत है पहला वाला, केवल दूसरा वाला सही है। सबसे पहले स्वीडन, 1809 में सबसे पहले स्वीडन के द्वारा लोकपाल संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने तो वर्ष 1962 में इस प्रणाली को अपनाया। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है।
ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय हैं, तो दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 110 धन विधेयक। 112 वार्षिक वित्त विवरण। 120 न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये। धन विधेयक का तो सभी को पता होगा। 110 में भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि वार्षिक वित्त विवरण है। 112 में याद रखिएगा। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये जो संयुक्त बैठक है केवल साधारण बहुमत, साधारण विधेयक के मामले में ही बुलाई जा सकती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। जब बैठक आ जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये गलत है यहाँ पर। न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी संसद में जो भी हो रहा है। ये अनुच्छेद 122 में है, ना कि 120 में। तो अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 110 में धन विधेयक। 112 में वार्षिक वित्त विवरण। 122 में है न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। 120 में क्या है? संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। 15 प्रश्न है। SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994 में का, इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, वो किससे संबंधित है? आरक्षण से, यौन उत्पीड़न से, मूलभूत संरचना से, राष्ट्रपति शासन से? राष्ट्रपति शासन से। देखिए, SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की पीठ निर्णय देती है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 356 की व्याख्या की। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का भी प्रावधान है। नंबर 16, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित किया जा सकता है, यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है इसका आंसर? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या संसद के अधिनियम द्वारा? बताइए। ए और सी में अधिकतर द्वंद्व रहता है एग्जाम हॉल में। संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ऐसे समझौते का प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाएगा। तभी संसद यानी हमारी पार्लियामेंट कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। तो संसद आंसर होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल आकर गलत मत कर देना। संयुक्त आयोग का जो सदस्य होगा, यहाँ और इम्पोर्टेंट है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, जो भी पहले पूरा होने तक। विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ किसके लिए सत्य है? भारत के लिए। देखिए, संघ 2 प्रकार के होते हैं। एकता बनाए रखने वाले संघ, इसके तहत संपूर्ण इकाइयों की विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न घटकों के बीच शक्तियां साझा की जाती हैं। आमतौर पर केंद्रीय सत्ता के पास अधिक शक्तियां होती हैं, जैसे भारत में, स्पेन में और बेल्जियम में। जो संघ है, संघ शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि राज्यों के पास भारत से अलग होने का अधिकार या स्वतंत्रता नहीं है और भारतीय राज्य उनके बीच किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। अतः भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। दूसरा वाला एकजुट होने वाले संघ, एक बड़ी इकाई का निर्माण करने के लिए कई स्वतंत्र राज्य एक साथ आते हैं। एकता बनाए रखने वाले संघों की तुलना में इस प्रकार के राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। 18, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सॉरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक नहीं है इसमें, सीएजी। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। 25 प्रश्न है इसमें। संसदीय कार्यवाही के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए क्या होगा सबसे पहले, शून्यकाल या प्रश्नकाल? यही पहला ही द्वंद्व है। सबसे पहले प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल, ठीक है, उसके बाद प्रस्ताव और फिर है आधे घंटे की चर्चा। तो 2, 1, 3, 4 किस में है? 2, 1, 3, 4 बी में है। देखिए सबसे पहले प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल, फिर प्रस्ताव और उसके बाद आधे घंटे की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक, अंग्रेजी में मनी बिल, के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें भारत की संचित निधि से धन का विनियोग शामिल है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन शामिल है। इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल नहीं होता। यही तो शामिल होता है, ठीक है। यहाँ नहीं की वजह से पूरा गलत हो गया। यही आंसर है अपना। बी सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसके कुछ प्रावधान है। भारत में किसी विधेयक का धन विधेयक के रूप में निर्धारण करने वाले प्रावधान ये रहे। और एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा स्पीकर लेता है। देखिए इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल है, वहाँ था नहीं है। भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा इस प्रकार के कि किसी निधि में धन का भुगतान अथवा इससे धन की निकासी, ये भी है इसमें। और भारत की संचित निधि से धन का विनियोग और केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के संबंध में सही है? जो बोडो है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है, बिल्कुल है। बोडो है, डोगरी है, संथाली है, मैथिली है, इनको बाद में जोड़ा गया। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे, ये भी ठीक है। दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। देखिए बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। इसके साथ संथाली थी, इसके साथ डोगरी थी, 4 थी ये, ठीक है। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने अंततः अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग को प्राथमिकता देने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की। खेर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए वर्ष 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी जो है ना, वो संघ की आधिकारिक भाषा है, ना कि भारत की राष्ट्रभाषा। यही कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजकीय भाषा है। मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। जैसे कि मानवाधिकार आयोग होगा तो उसको राष्ट्र मानवाधिकार आयोग बोल देंगे, फिर अलग अलग राज्यों में होता है तो उसको राज्य मानवाधिकार आयोग। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग एक बहु सदस्य निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं वो। अच्छा, अध्यक्ष के लिए अहर्ता ही पूछ लेता है कि कौन व्यक्ति अहर है,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कह लो, या इनको सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कह लो, या सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अध्यक्ष हेतु अहर्ता मानदंड रखता है, वह सेवारत अथवा सेवानिवृत्त होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट हैं, याद रखिएगा इनको। देखिए, इस आयोग में 7 पदेन सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन कौन है वो? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय आयोग पिछड़ी जाति का, ठीक है, यानी ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, और दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त भी इसमें शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य मानवाधिकार आयोग, ऊपर राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यह है राज्य मानवाधिकार आयोग, निम्नलिखित में से किस में उल्लेखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? देखिए, संघ जो है वो संघ सूची पर कानून बनाती है, जो राज्य है वो राज्य सूची पर बनाती है, समवर्ती सूची पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है। अब ये राज्य का मानवाधिकार आयोग है तो राज्य सूची पर बनाएगा और समवर्ती सूची पर भी बना देगा। इससे करेक्ट कर लो, संघ सूची पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राज्य मानवाधिकार आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। किसी ऐसे मामले में जिसकी जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा किसी अन्य वैधानिक आयोग द्वारा की जा रही है, उस स्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोगों को मानवाधिकार संबंधी कार्य सौंप सकती है। ये भी याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में मानवाधिकार से संबंधित कार्य राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा किए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संथानम समिति के संबंध में सही नहीं है, पूछ रहा है। इसका गठन 1964 में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक विभागों में हेराफेरी या अव्यवस्था का पता लगाना और उसका रोकथाम था। इसने दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार की सिफारिश की। सरकार के साथ फरेब करने वाले किसी भी लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये पहले ही गलत है, इसकी सन की वजह से 1962 होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसका गठन वर्ष 1962 में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति के रूप में किया गया था। वर्ष 1962 में, 1964 में तो इसने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस चीज़ को याद रखिए, ये गलत है। तो वही आंसर अपना। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी समिति के रूप में संथानम समिति का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य सभी सार्वजनिक विभागों में हेराफेरी या अव्यवस्था का पता लगाना और उसका रोकथाम था। दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार। देखिए, इस समिति ने भ्रष्टाचार संबंधी सभी मामलों की सुनवाई 1 वर्ष के भीतर हो, त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने की सिफारिश की, जिसके लिए सरकार को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। और संथानम समिति का काम विभागों में कुप्रशासन की रोकथाम करना और पता लगाना था। 1964 में समिति की सिफारिशों पर केंद्र सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। यह एक स्वतंत्र समिति है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। बढ़िया प्रश्न है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग, अंग्रेजी में सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संपर्क कर सकता है? कौन? लोकपाल कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकती है, विशेल ब्लोअर कर सकता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विसिल ब्लोवर क्या है? कोई सरकारी कर्मचारी हो सकता है, कोई पुलिस वाला हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है। देखिए, केंद्र सतर्कता आयोग अंग्रेजी में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त शीर्ष सतर्कता संस्थान है। यह केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों का अनुवीक्षण करता है और केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न प्राधिकरणों को उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाने, क्रियान्वयन, समीक्षा तथा सुधार करने में सलाह देता है। केंद्र सतर्कता आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी। कौन सी थी वो? संथानम समिति। संसद ने केंद्र सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए सीबीसी अधिनियम अधिनियमित किया। तो वैधानिक दर्जा है इसके पास, ये भी याद रखिएगा। देखिए, यह आयोग भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग संबंधी प्राप्त शिकायतों पर उचित कार्यवाही की सिफारिश करता है। और निम्नलिखित संस्थान, निकाय अथवा व्यक्ति केंद्र सतर्कता आयोग से संपर्क कर सकते हैं: केंद्र सरकार, लोकपाल और विसिल ब्लोअर। कौन होता है विसिल ब्लोअर? विसिल ब्लोअर किसी कंपनी, सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति जैसे कि मीडिया, उच्च सरकारी अधिकारी अथवा पुलिस हो सकता है, जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार से संबंधित किसी कार्यों के बारे में जनता या किसी उच्च प्राधिकारी को जानकारी दे सकता है। तो 25 प्रश्न ये हमने कंप्लीट किए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। यूपीपीसीएस की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो 499 का उसका एमआरपी है, लेकिन 50% का डिस्काउंट है अभी उस पर, वो 249 में आप पूरे साल के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में। पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर